के कुछ डाउट्स है ऑनलाइन वालों के, मैं वो ले लेता हूँ। सर प्रॉब्लम नंबर 3.3 में हमने रिबेट क्यों नहीं लिया, आर्या महाजन का ये क्वेश्चन है। तो मैं 3.3 में गया, हम रिबेट क्यों लेंगे बेटा, हमारा टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है ना, इसलिए हमने रिबेट नहीं लिया। सर कल मम्मी को बोलूंगी हॉर्लिक्स पिला के भेजो, ठीक है बेटा, है ना। डन है जी। बाकी और किसी का कोई डाउट? अच्छा एक डाउट मेरे से पूछा गया अभी, वो था कि हम यहाँ पे राउंड ऑफ ये ए प्लस बी को क्यों नहीं किया। बेटा टोटल इनकम और फाइनल टोटल टैक्स राउंड ऑफ होता है, ये राउंड ऑफ करना चाहिए, ये नहीं, है ना। टैक्स तब तक आपका कंप्लीट नहीं होता जब तक आप एचईसी नहीं लगा देते। तो ये जो फाइनल आंसर है ये राउंड ऑफ करना है, और इधर आपका ये जो टोटल इनकम है ये राउंड ऑफ करना चाहिए। यस और नो? ये टोटल इनकम राउंड ऑफ करना चाहिए। ठीक है जी, वाह मजे ही मजे। से यस, मजा आया कि नहीं आया? चलिए और इस लेवल को और एक ऊपर लेके जाते हैं, एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं। चलिए चार्ट पे आइए वापस, एक दो पेज पीछे जहां पे भी चार्ट बना हुआ था। डन। चलिए फिर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हम लोगों ने लिखा है स्लैब रेट, से यस। स्लैब रेट लिखने के बाद हमने नोट लिखी, नोट नंबर 1 थी हमारी एचईसी, नोट नंबर 2 था हमारा रिबेट, नोट नंबर 2 था हमारा राउंड ऑफ, नोट नंबर 3 था हमारा रिबेट, यस और नो, राइट। नोट नंबर 4 था हमारा स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। अगर हम नोट्स देखेंगे, ये देखिए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। आई होप यहां पे क्या लिखा है ये आपको सब समझ में आएगा। इस टेबल पे एक अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट समथिंग कुछ है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ये बाकी हमारे आगे के कंसेप्ट से रिलेटेड है। अब मैं आता हूं 5th कंसेप्ट पे, स्पेशल एडजस्टमेंट। रजिस्टर में जाइए, उसी चार्ट के नीचे, दैट मीन्स आप राइट पेज पे होने चाहिए। डोंट से मी कि अगला पेज भी खत्म हो गया तुम्हारा, हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे खत्म हो गया। चलो नोट नंबर 5, ऊपर का मार्जिन वार्जिन होगा उधर लिख लो, हाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट नंबर 5, स्पेशल एडजस्टमेंट्स, स्पेशल एडजस्टमेंट्स, है ना। इफ असेसी इज रेसिडेंट and cannot absorb basic exemption limit and has special income, long term capital gain oblique short term capital gain, any such special income will be first adjusted towards basic exemption limit and balance income will be taxable at special rate. If assessee is resident and cannot absorb BEL, beta BEL, basic exemption limit, and has special income, long term, short term, any, such special income will be first adjusted towards basic exemption limit and balance, if any, will be taxable at special rate. Yes, heavy smoke cover होगा।
Is that done? Come on, everyone, read with me again. Third revision. हाँ. If assessee, slow one. If assessee is resident. भाई साहब, यानी पहला ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? रेसिडेंट. ठीक है. सो इफ assessee is resident and cannot absorb बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, मतलब assessee भी रेसिडेंट भी होना और उसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं हुआ हुआ होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम उसके पास क्या आ जाती है? कोई स्पेशल इनकम आ जाती है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई भी कैपिटल गेन, चाहे वो 111A में हो, 112 में हो, 112A में हो. ठीक है. Such special income will be first adjusted towards basic exemption limit and balance if any will be taxable at special rate. समझना पड़ेगा. थोड़ा थोड़ा शायद क्लिक कर गया हो आपको. क्या होगा? वापस से सुनिए. पहली बात, असेसी रेसिडेंट होना जरूरी है. दूसरी बात, इसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अब तक खत्म नहीं हुआ है, पर एट द सेम टाइम इसके पास स्पेशल इनकम है. तो स्पेशल इनकम को हम पहले बेसिक एग्जाम्पशन के लिए यूज करेंगे और जो सिर्फ बैलेंस स्पेशल इनकम होगा हम उसी को काय के लिए यूज करेंगे? स्पेशल रेट के लिए यूज करेंगे. ठीक है सर, समझते हैं. दीज एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल फ्रॉम कैजुअल विनिंग्स. कैजुअल विनिंग, ऑनलाइन विनिंग, VDA. आप ये इन इनकम से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. वाह जी वाह. अब तक तो हमने 3 ही एग्जाम्पल लिया, आप तो जानते ही हैं. एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं. 3 तो एग्जाम्पल लिए क्लास में अब तक. क्या होता है इससे? आइए 4th एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. स्पेशल एडजस्टमेंट्स. PGBP 2 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, लेट्स से 7 लाख. आपकी टोटल इनकम बनी 9 लाख. ठीक है. नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम केयरफुली. We have PGBP 2 lakh and long term capital gain under 112, which is, let's say, after 23rd 7/24 is, let's say, 7 lakh. Now in this particular problem, my friends, what is the issue? Generally what we do, special income 7 lakh into 20% and balance income पे वैसे basic exemption minus करके जैसे slab rate निकलता है हम वैसे निकालते हैं. हाँ या हाँ? बराबर है. पर इस केस का सिचुएशन थोड़ा सा अलग है. ये एक्सेप्शनल सिचुएशन में है. यहां पे आपके पास स्पेशल इनकम ज्यादा है और नॉर्मल इनकम कम है. अब मुझे एक बात सोच समझ के बताइए, अगर ये स्पेशल इनकम ना होती, अगर ये स्पेशल इनकम ना होती, आपका टैक्स 0 होता. करेक्ट. बट क्योंकि स्पेशल इनकम आ गया, आप तो जीवन में रिबेट के भी पार चले गए. अब तो रिबेट भी नहीं मिलने वाला आपको. हाँ या हाँ? बराबर है. तो ऐसे केस में देखिए टैक्स पेयर क्या डिमांड करता है. ये एक बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन है. यहां टैक्स पेयर फाइनेंस मिनिस्टर को क्या बोलेगा? मैडम देखिए, आई एम अ टैक्स मैन, मुझे टैक्स देना है, आई एम अ टैक्स मैन. लेकिन आप एक बात बताइए, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो मेरा हक है कि नहीं है? ठीक है. मैं क्या कहता हूं, आप ही जो स्पेशल इनकम आई है इसमें से कुछ मेरे नॉर्मल में एडजस्ट कर दो और जितना बैलेंस बचा इस पे मेरे को स्पेशल रेट देने में कोई तकलीफ नहीं है. डोंट यू थिंक? भाई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो मेरा अधिकार है. अगर मेरे को आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी नहीं दोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना. बराबर है. तो आप मेरे को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट दे दो, उसको छोड़ के जो इनकम है आप स्पेशल रेट पे टैक्स कर दो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं. मतलब सुनिए, असेसी क्या कहना चाहता है? असेसी कहता है कि सर देखो, मेरी नॉर्मल इनकम कितनी है, लिखना मत, सिर्फ देखना पहले, क्लर्क बनने नहीं आए हो, समझना. नॉर्मल इनकम कितनी है मेरी बेटा? PGBP 2 लाख. एम आई एबल टू कंप्लीट माई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट? कितने रुपए बचते हैं? तो मैं इधर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से उधार ले लूंगा. कितने का बेटा? 50,000. मेरी अब टोटल कितनी हो जाएगी?
2,50,000, जिस पे मेरा टैक्स कितना हो जाएगा, नील। डू यू अग्री? ऐसा लिखा तो चल जाएगा ना, कोई तकलीफ नहीं ना। अब मेरी स्पेशल कितनी बची देखो, 7 लाख रुपए में से, 7 लाख रुपीज में से दोस 50,000 आई हैव गिवन टू बेसिक एग्जाम्शन। यानी क्या मैं कह सकता हूं मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बचा, 6,50,000। एवरीवन, आई एम रेडी टू पे दिस एट द रेट ऑफ लेट्स से 12.5%। आई एम रेडी टू पे दिस एट 12.5%। डू यू अग्री? आप अगर टैक्स पेयर होते, डोंट यू थिंक आपकी भी डिमांड कुछ ऐसी ही होती? 81,250 आपकी भी डिमांड कुछ ऐसी होती। अब आपका टोटल टैक्स क्या बनता, 81,250। क्या कोई रिबेट मिलता? नहीं। रिबेट क्यों नहीं मिलता सर? टोटल इनकम एक्सीड 5 लाख। इसमें से आप क्या ऐड करते सर, 4% HEC, दैट इज 3250, एड इक्वल टू फाइनल इज 84,500। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यस। अब क्या हुआ यहां पे ध्यान से देखना, एसएससी को हमने उसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का हक दे दिया, उसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट खत्म हो गया। अब जो बैलेंस इनकम बची वो स्पेशल रेट पे हमने टैक्स करी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अब लॉ को फिर से पढ़ो वापस, अब तुम्हें समझ आएगा लॉ लिखा क्या है। इफ एसएससी, पढ़ो मेरे साथ, इज रेसिडेंट and cannot absorb basic exemption limit and has special income, such special income shall be first adjusted towards basic exemption limit and balance if any will be taxable at special rate. सिंपल भाषा में समझ में आया? पक्का? हाउ डेयर यू, बोलो नहीं समझा। मैं फिर समझाऊंगा, सुनो वापस पढ़ो। इफ एसएससी इज रेसिडेंट, मतलब ये एडजस्टमेंट नॉन रेसिडेंट्स के लिए नहीं होगा, ये याद रखना पड़ेगा। एंड कैनॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ये एडजस्टमेंट तभी पॉसिबल है जब मेरा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। अब इसको ऐसे समझते, सपोज अगर मेरे पास सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता अंडर सेक्शन 112, लेट्स से 7 लाख रुपीस, तो मैं क्या करता, वापस से वही लॉ लगा दो, क्योंकि कई नालायकों के मन में ये क्वेश्चन तुरंत आया कि अगर सिर्फ यही इनकम होती तो क्या होता। आया कि नहीं आया? हाँ, उन नालायकों के लिए ये जवाब। सर अगर मान लो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तो क्या होता? कुछ नहीं, वापस से लॉ पढ़, क्या बदल जाएगा देखते हैं जरा। वापस से लॉ पढ़। इफ एसएससी इज रेसिडेंट, अज्यूम कर लिया रेसिडेंट है, and cannot absorb basic exemption limit and has special income, such special income will be first used towards basic exemption limit and balance if any will be taxable at special rate. 56,250 plus HEC at the rate of 4%, 2250, आपका टोटल आ जाता 58,500। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। क्या नया हो गया? कुछ नया नहीं हुआ। हाँ यहाँ मिल गया जवाब। चलो हम इसको कह सकते हैं 4.2। लिखना मत है, पेन रोक। सर सपोज कर लो, सर सपोज कर लो, मेरे अंदर बहुत जोर से डाउट आया है। सपोज कर लो यही अगर लॉटरी इनकम होता 7 लाख तो हम क्या करते सर? अगर लॉटरी इनकम होता तो खुद सोच के देखो, क्या ये एडजस्टमेंट पॉसिबल है? नहीं, लॉ खुद कह रहा है ये सिर्फ किससे पॉसिबल है? कैपिटल गेन्स, कैजुअल इनकम से पॉसिबल नहीं है। अब मैं जो बता रहा हूं उस पर आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान इस पे है। क्यों नहीं है? पूछो ना बे। हाँ, क्योंकि आपने अगर ध्यान से देखा होगा, आपने अब तक ध्यान से नहीं देखा। अब मैं तुम्हें इंटरप्रिटेशन दिखाता हूं। डू यू वाना गो मैड? सुन, हर जगह मैं कह रहा हूं इनकम टैक्सेबल है, इन जगह पे मैं कह रहा हूं विनिंग टैक्सेबल है। आपने ध्यान नहीं दिया। सर इनकम और विनिंग तो एक ही हुई ना। चल, इनकम और विनिंग कब से एक हो गई? आओ मैं डिफरेंस समझाता हूं, और अपने दोस्तों को भी समझाना। विनिंग और इनकम एक नहीं हुई। पूछो कैसे? विजय ने पैसे, क्या विजय के पास पैसे ही नहीं है। कोई 5-10 रुपए खुद तो दे दो। है क्या किसी के पास? तुरंत 1 मिनट के लिए दे दो।
वापस दूंगा सच्ची। अजूबा, लड़की ने 100 रुपए मेरे को दिए, ठीक है। अब अज्यूम कीजिए मैंने 100 रुपए की लॉटरी खरीदी, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, इनकम और विनिंग के बीच का फर्क है ना। अपने दोस्तों के जरूर मजे लेना, वो फाउंडेशन वाले निब्बा निब्बी मिलेंगे, उनके मजे लेना। बोला बेटा इनकम और विनिंग एक ही है क्या? बोलेंगे हाँ विनिंग इज इनकम। उसका चल श्यामन सुन, सपोज मैंने 10 रुपए का लॉटरी टिकट लिया, मैंने क्या किया, सॉरी 100 रुपए का लॉटरी टिकट लिया, इस पे मेरे को 1000 रुपए आए, विनिंग इज 1000, इनकम इज 900। नहीं नहीं समझा, नहीं समझा, मैं वापस समझाऊंगा सुनना। 100 रुपए का लॉटरी टिकट लिया, इस पे 1000 रुपए के जीता, 1000 रुपए का बेट जीत गया, विनिंग इज 1000, इनकम इज, जब आप इनकम निकालते हैं आप एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, लेकिन लॉटरी, कैजुअल इनकम्स, ऑनलाइन बेटिंग, वीडीए, इन सब केसेस में विनिंग टैक्सेबल है, इनकम नहीं। मतलब सरकार आपको आपके खर्चों का डिडक्शन नहीं देती, जबकि इन तीन को छोड़ के हर जगह आप माइनस कर सकते हैं, इसलिए इनकम टैक्सेबल होती है। लेकिन ये जितने आपको अचानक से गेन हुए ना, सरकार कहती है तुझको मिला, पूरे 1000 टैक्सेबल होता है। तो जैसे घुड़सवारी, हॉर्स रेसेस के केस में आपने 100 रुपए लगाए, 1000 रुपए जीते, बराबर है, तो पूरे 1000 टैक्सेबल हो जाते हैं, पूरे 1000 टैक्सेबल हो जाते हैं। जबकि बिजनेस में आपने 100 रुपए लगाए और 1000 में बेचा, तो 1000 माइनस 100, 900 ही क्या माना जाएगा, इनकम। तो यही अगर आपका बिजनेस है तो 900 टैक्सेबल होंगे, लेकिन यही आपका विनिंग है तो पूरे 1000 टैक्सेबल होंगे। और ये फर्क है विनिंग में और इनकम में। और क्योंकि कोई खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं दे रहे, आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी नहीं दे रहे। समझ में आ रही है? सुनो, समझ में आ रहा है? ये सुनो। तो क्योंकि आपको खर्चे का डिडक्शन नहीं दे रहे, इसलिए आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी नहीं दे रहे। ये है उसके पीछे का लॉजिक। तो मान लो अगर यही लॉटरी हुआ तो क्या, लॉटरी हुआ तो सीधा इसका इंटू 30% कर देना, काम खत्म, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। प्लस 8400, जे टोटल बन जाएगी 218400। ओ ये तीनों कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो गए। फिर एक बार में समझ गया तुमको? एक बार में समझना था तो इधर क्यों बैठे हो? मैं एवरेज बच्चा हूं, मैं फिर एक बार समझाऊंगा, बोलो वापस समझाओ। ठीक है, तुम इतना फोर्स कर रहे हो इसलिए वापस पढ़ो। अब 4th रिवीजन, घर जाके डीटी को पढ़ने का इतने, इधर ही खत्म करने का सब, पढ़ो वापस। इफ एसएससी इज रेसिडेंट, मतलब नॉन रेसिडेंट के लिए ये एडजस्टमेंट पॉसिबल, एंड कैन नॉट एब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, एंड हैज स्पेशल स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम भी कौन सी वाली? कैपिटल गेन्स। सच स्पेशल इनकम विल बी फर्स्ट एडजस्टेड towards basic exemption limit and balance if any will be chargeable at special rate। कर गया? मान लो मेरे पास कोई अदर इनकम है ही नहीं, तो पूरा का पूरा बेसिक एग्जाम्पशन एब्जॉर्ब कर देना। मान लो मेरे पास लॉटरी इनकम है, तो ये एडजस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लॉटरीज के केस में इनकम टैक्सेबल है या विनिंग टैक्सेबल है बेटा? तो जब आपको खर्चों का डिडक्शन नहीं दे रहे, आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या देंगे? समझ में आया? नहीं, ऐसे कैसे समझा? अभी तो एक लेवल अप होना है। पूछो क्या? अब किसी नालायक के मन में सवाल आया होगा, मैं बताता हूं क्या। सपोज 4.4, मान लो सर मेरा पीजीबीपी है 80,000, हाँ समझना, मेरा पीजीबीपी है 80,000, मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111 है 112 112, ठीक है। ये भी है 4 लाख, ये भी है 4 लाख, ये भी है 4 लाख। पहले कुठला घेऊ सर? कई नालायकों के मन में यह सवाल आना ही चाहिए, पहले कुठला घेऊ? माझ्याकडे 3 आहे,
पहले कौन सा लू सर, मेरे पास 3 है सर। अब पता है आपको, यहां आप अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का नॉलेज दिखा सकते हो। लॉ ने ये बिल्कुल नहीं बताया तीनों में से पहले किसका लेना। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब आपको लॉ ने ये बताया नहीं पहले किसका लेना, तो बताओ किसका लोगे? जिस पे ज्यादा है या जिसका कम है? कॉमन सेंसिकल पॉइंट है, जिस पे टैक्स ज्यादा लग रहा होगा वो पहले बेसिक में ड्रॉप कर दो, है ना? यही टैक्स प्लानिंग है कि आप लीगली कम कर रहे हो। अब लॉ ने ये नहीं बताया कि पहले 111 का लेना, 112 का लेना या 112A का लेना। इस केस में जिसमें भी आपका ओवरऑल टैक्स कम आ रहा होगा वो ले लेने का। मतलब जिस पे टैक्स रेट ज्यादा है उसको पहले बेसिक में एब्जॉर्ब कर डालो। समझ आ रहा है? एंड बैलेंस इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट। अब देखो ये डेट वाइज इस बार डिफर हो सकते हैं। समझ आया ना? बिफोर 23rd, आफ्टर 23rd। तो यू हैव टू यूज योर इंटेलेक्चुअल स्किल कि किस में कम आ रहा है मैं वो एडजस्ट कर दूं। समझ आ रही है बात? सो ऐसे केस में आप क्या करें? लॉ इज साइलेंट एज टू एडजस्टमेंट in sequence. So first adjust the income having, बोलो बेटा, higher tax rate। ओ या खत्म। इसके अलावा कोई सवाल आ ही नहीं सकता इस कंसेप्ट पे। टिल योर CA फाइनल एंड यू आर प्रोफेशनल ऑल्सो, ये 4 ही क्वेश्चन पॉसिबल है इस कंसेप्ट पे। पक्का? ऐसा कैसे? मेरे को एक और बार समझाना है इसको, 1 मिनट। इसमें से अब पहले क्या एडजस्ट करेंगे? आप पहले वो एडजस्ट करो जिसमें आपका टैक्स रेट ज्यादा। अब वो एडजस्ट करने के बाद यानी क्या करो, आपको लॉजिकली टेस्ट करना चाहिए तीनों को पहले ऐड करके कि अगर मैंने पहले इसको एडजस्ट किया तो कितना आता, उसको एडजस्ट किया तो कितना आता, उसको एडजस्ट किया तो कितना आता। तो रियल लाइफ में जब आप आर्टिकलशिप में वर्क करोगे तो आपने क्या करना चाहिए? एक एक्सेल लेके पहले तीनों को एडजस्ट करके देखना चाहिए और फिर अकॉर्डिंगली क्लाइंट को वो सजेस्ट करना चाहिए जो सबसे लोअर है। सर तो फिर ऐसा हो सकता क्या कि मैंने ये एडजस्ट किया, डिपार्टमेंट बोले ये नहीं ये एडजस्ट करो? डिपार्टमेंट के सामने जाके खड़े हो जाना, बोलने का पहले ये दिखा कि सीक्वेंस लिखा कहां है। भाई लॉ क्या होना चाहिए? लॉ कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जाएंगे ना, तकलीफ क्या है? लान दो उसको अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या। अपन तो सुप्रीम कोर्ट तक के चल जाएंगे सर, क्योंकि अपन गलत नहीं है। लॉ का यहां पे लूप होल है, लॉ ने लिखा ही नहीं है पहले क्या एडजस्ट करना है। तो आप वो एडजस्ट कीजिए जो पहले कम टैक्स रेट में आता होगा। कड़ल का, हाँ जी, एक सवाल। हम्म हम्म नहीं, क्योंकि ऐसे केस में इंस्टीट्यूट खुद लिख के देता है कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी यूजिंग द मोस्ट बेनिफिशियल मेथड फॉर असेसिंग। तो ऐसे केस में आपको भी वही निकालना पड़ता है जो सबसे लोअर है ना? मोस्ट बेनिफिशियल। ऐसा कभी हुआ है क्या सर? हुआ है सर, 2 बार, एक CA फाइनल में और एक बार CA में इंटर में, ये हुआ है जी। हम्म आप 112A का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यूज 112 कर रहे हैं, बराबर है ना? क्वेश्चन आपको 112A का पूछना है, आप बोलते वक्त 112 बोल रहे हैं। रिफाइन करो अपने क्वेश्चन को। चलो 112 का इनकम, चलिए भाई के लिए हेल्प कीजिए, हम लोग सब मिलकर हेल्प करेंगे। 112 में कितनी इनकम है? 4,50,000, बराबर। हम रुक जाते हैं, प्लीज सब लोग हेल्प करो भाई की। क्या करूं मैं इसमें से? क्या मैं इसमें से 2,50,000 माइनस कर दूं? बैलेंस कितना बचा? इस पे कितना परसेंट? या तो 20 या 12.5, एज द केस में भी। यही तो क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था भाई। आपका सवाल था ये अगर 112A का है तो पहले क्या करना, ये मैं आपको पूछ रहा था।
187 नहीं, सिर्फ 87 है। हाँ हाँ, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 112 ए में मिलेंगे ना सर रिबेट, क्या तकलीफ है? जैसे मान लो यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 लाख होता, तो जो टैक्स निकलता है इसमें से हम 12,500 का रिबेट माइनस करते, बाकी सब एज इट इज है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। अब नया क्वेश्चन भी आ गया, 112 ये रहा तो क्या, बराबर है कि नहीं? पहले बेसिक एग्जामिशन लिमिट में एब्जॉर्ब कर दो, जो बचा उसमें से 1.25 माइनस करो और फिर टैक्स निकालो। नहीं, एक बार पेपर में बताओ सर। बताते ना, उसमें क्या है। सपोज 4.5 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अंडर सेक्शन 112 ए, है ना, सिर्फ यही पकड़ते, सिर्फ इतना ही है, ठीक है, ये पकड़ लेते हम लोग, लेट से 7 लाख। अब आपको क्या करना है, इसमें से पहले 2.5 लाख माइनस करना है, बैलेंस कितना बचा, ये बचा 4.5, इसमें से आप 1.25 और माइनस करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसमें से आप 1,25,000 और माइनस करेंगे, बचा कितना, 3,25,000, इस पे 12.50%, खत्म हो गया काम, बाकी सब एज इट इज है। गॉट इट और नॉट? सर वो 1.25 माइनस करने के बाद आया कुछ नहीं तो टैक्स जीरो है ना भाई, इसमें क्या टेंशन लेना। मान लो ये जो बैलेंस इनकम है यही 1.25 आता या 1.25 से कम आता, तो टैक्स क्या होता है, जीरो होता, टैक्स क्या होता, जीरो होता। सर इसमें से फिर रिबेट, मान लो ये 4 लाख रहा रिबेट, 112 से रिबेट नहीं मिलता। अब जो आपको नहीं समझा है वो समझो, टैक्स में क्वेश्चन रिपीट हो ही नहीं सकता, यू हैव सो मच ऑफ प्रोबेबिलिटीज। समझ में आया क्या? इतने सारे कॉम्बिनेशन है, थैंक यू बेटा, इतने सारे कॉम्बिनेशन है कि एग्जामिनर आपको किधर से भी कुछ भी पलटा के पूछ सकता है और वो सब जगह याद रखना है। सर मतलब, हाँ 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 हाँ। चलो लिखो एक एक, ये समझ में आया बच्चा सभी को? जी बच्चे, इफ यू डोंट हैव एनी अदर इनकम, हाँ हाँ, हम्म, नहीं स्पेशल रेट आएगा ना, ऐसा क्या कर रही बेटा, स्पेशल इनकम पे तो स्पेशल रेट आएगा ना, आप उसको बेसिक स्लैब रेट के से जोड़ रही है, डजेंट मैटर, अंडरस्टैंड। इफ यू हैव 15 लाख ऑफ इनकम, बाकी लोग कॉपी करो, इफ यू हैव 15 लाख ऑफ इनकम, ठीक है, लेट्स से इफ यू हैव 15 लाख ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112, इसमें से पहले 2.5 माइनस कर दिया, जो भी बैलेंस बचा वो पूरा का पूरा 20%, नॉट 30%। आप बोलोगे सर वो तो 10 लाख के ऊपर 30% आता स्लैब रेट, 10 लाख के ऊपर 30% आता स्लैब रेट, नॉर्मल इनकम के लिए, स्पेशल इनकम के लिए स्पेशल रेट है, इससे नहीं। हम्म, कोई बात नहीं ना, फिर क्या, एक मिनट, क्या जीरो ही आएगा ना बेटा, अज्यूम कर पीजीबीपी 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का भी 1 लाख, टैक्स क्या हो गया, जीरो। अब सोचो ये कितना डिजास्टरस है अगर आप बच्चों को चैप्टर नंबर 1 में स्पेशल रेट ही ना पढ़ाओ, ये डिजास्टर है उसके साथ। सबको समझ में आया? अच्छी से समझ समझ के लिखो, कहीं पे भी अटको मैं हूं बीच में। हाँ, कौन है, हाँ, हम्म,
तो 112A वाले पार्ट को छोड़ करके बचा हुआ जितना इनकम है हम वही रिबेट के लिए कंसिडर करेंगे। नहीं, आप एक बार नंबर्स बताएंगे क्या मेरे को? लेक्चर होने के बाद आप मेरे को नंबर्स लिख के लाओ, आई विल डू इट। तो इसमें क्या समझ में आया? वी कैन एब्जॉर्ब होल ऑफ स्पेशल इनकम ऑल्सो। वी कैन एब्जॉर्ब 4.2 में हमें क्या समझ में आया? वी कैन एब्जॉर्ब होल ऑफ स्पेशल इनकम ऑल्सो। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या समझ में आया? these adjustment not possible from casual income। ओके, डन। एक सवाल पूछा गया, एक व्यक्ति सिर्फ ट्रेडिंग से ही अपना पैसा कमाता है तो उसके लिए ये नॉर्मल इनकम है या उसके लिए ये कैपिटल गेन इनकम है? वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो पहली बार में ही आपको क्या करना पड़ता है? क्लासीफाई करना पड़ता है ये नॉर्मल इनकम है या ट्रेडिंग से इनकम है। तो आपको दिखाना पड़ता है ये मेरे लिए बिजनेस या प्रोफेशन है, ट्रीटिंग शेयर्स एज स्टॉक एंड ट्रेड, है ना, या फिर ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। तो ये अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है एक्चुअली। आप अकाउंटिंग उसका कैसे कर रहे हो? एज बिजनेस इनकम कर रहे हो या स्पेशल इनकम कर रहे हो? इज इट राइट? ओ मेरा बच्चों, सर आई गॉट 68 64 मार्क इन टैक्स, थैंक यू। हायर टैक्स रेट, इनकम हैविंग हायर टैक्स रेट। हायर का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है एक्चुअली। ये दर्शन सर के साथ रह के ऐसा होता है।
मेरा राइटिंग ठीक है ना उससे? थोड़ा 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 नहीं ना? एटलीस्ट मेरे को ना स्पेलिंग पूरी आती है प्लीज, है ना? जलेबिया नहीं बनाता मैं। बट आई एम श्योर आप लॉ के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग का पैटर्न आपको पता चल गया होगा। और मैं आपको बताऊँ शायद 200 प्लस क्वेश्चन आप लॉ में सॉल्व, लास्ट टाइम तो 250 क्वेश्चन पे सबको आमरस खिलाया था सर ने कि तुम 250 क्वेश्चन सॉल्व करो आमरस दूंगा, और वो हुए भी। कुछ 280 तक के हुए थे सॉल्व क्लास के अंदर में। इज इट डन? सर मतलब 112 ए का बीईएल डिडक्ट करना, फिर 1.25 माइनस किया तो टैक्स 0 आया, तो फिर रिबेट देंगे या नहीं? क्यूट बातें क्यों कर रहा है? कैसी क्यूट बातें कर रहा है? टैक्स ही 0 आ गया तो रिबेट किस में से देगा बेटा? कितना क्यूट है। टैक्स 0 आ गया तो फिर रिबेट किस में से देंगे? अरे कैसी बातें कर रहा दोस्त, फिर रिबेट देंगे क्यों? सर आज बहुत मजा आया, तुमको भी आया क्या? ऐसे कैसे आया अभी तक? अरे यार ये तो 4 ही एग्जाम्पल हुए। चलो यहां तक के सबको क्लियर है दोस्त? से यस। आ जाओ लास्ट नोट पे चलते हैं हम लोग, सिक्स्थ नोट। सिक्स्थ नोट मैंने आपसे कहा था 6 नोट लिखनी है, ये उसकी लास्ट नोट है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ गया तो आप मान के चलिएगा मोटे मोटे तौर पे टैक्स कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया। कल का भी लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस्टर या मिस नहीं करेगा। और कल अगर आप अपने किसी दोस्त को लेके आना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आज रात वो अपना ये और कल का जो ओपनिंग पार्ट है वो जरूर देख ले टैक्स का, बराबर है ना? चलो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, सरचार्ज। कहीं सुना सुना सा लगता है ना? सरचार्ज जो कलेक्ट होता है वो किसका परसेंटेज होता है, इनकम या टैक्स? वेरी गुड बेसिक्स। बताइए जो सरचार्ज कलेक्ट होता है वो सेंटर के पास जाता है या स्टेट? इज इट अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? सरचार्ज कलेक्ट करने का पावर हमें आता है आर्टिकल नंबर 271 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद आ रहा है क्या? यस। सरचार्ज सबसे कलेक्ट किया जाता है, अमीरों से कलेक्ट किया जाता है। सॉर्टेड है, ये हमने बेसिक्स में पढ़ा था। अब सरचार्ज कितना कलेक्ट करना है वो अब हम पढ़ेंगे, है ना? आप में से कई लोग मेरे से पूछ रहे थे उसी टाइम पे, सर सरचार्ज क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैं उस टाइम बता देता ना, तुमको कुछ नहीं समझ में आता, है ना? वो सरचार्ज तक आने के लिए इतना लंबा प्रोसेस खेल के आना पड़ता है। अब सरचार्ज के लिए एक बात बताइए, सबसे पहले आता है हमारे पास डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स, एनी अदर इनकम, पर्टिकुलर्स, सरचार्ज की थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। आइए, बात था 2014 से पहले का, ईयर था 2014 से पहले का। सरचार्ज कब लगता था आपको पता है? सरचार्ज लगता था अगर आपकी इनकम, कुछ भी मत लिखना, इधर देखो, 100% पेन नीचे रख के इधर देखो, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ऊपर जाती थी तो आपको सरचार्ज लगता था 10%, बराबर है? प्रायर टू 2014, प्री मोदी एरा, बराबर है? फिर मोदी जी आए, उनने एक नया नारा लगाया, मैं अमीरों से लूंगा गरीबों को दूंगा। ये नारा उनने लगाया, इसके तहत इन्होंने क्या किया कुछ समझ नहीं आया, तो लोगों को पहला झटका मिला। पहला झटका क्या मिला? अब आप अमीर माने जाएंगे 50 लाख की इनकम कमाते हैं तो भी। तो 50 लाख के ऊपर गए तो 10%, और 1 करोड़ से ऊपर गए तो 15%, बराबर? ये उन्होंने 2014 से 2019 के बीच में लगाया। 2019 में ये फिर फुल पावर में आ गए। इन्होंने फिर एक बार बोला, भाई और बहनों, मैं अमीरों से लूंगा गरीबों को दूंगा। लोगों को तब भी नहीं समझा ये क्या करने वाले हैं। अब इन्होंने 4 क्राइटेरिया बना दिया। 50 लाख के ऊपर गया तो 10%, 1 करोड़ के ऊपर गया तो 15%, 2 करोड़ के ऊपर गया तो 25%, और 5 करोड़ के ऊपर गया तो 37%। मैं अमीरों से लूंगा, पर क्या लूंगा? सरचार्ज।
अमीरों से क्या लूंगा? सरचार्ज। समझ आ रहा है बात? तो अब नया लॉ बना, जब ये जो 25 और 37% लेके आया ना, इस कंसेप्ट को कहा जाता है एनहांस्ड सरचार्ज। इसको सिर्फ सरचार्ज नहीं कहा जाता, इसे क्या कहा जाता है? एनहांस्ड सरचार्ज। क्योंकि सरचार्ज तो पहले भी था 10%, 15%, तो ये जो 25 एंड 37% लेकर के आया, वी कॉल्ड इट एज एनहांस्ड सरचार्ज। और एनहांस सरचार्ज जब लेके आया तो फिर नॉन रेसिडेंट जो थे, जिन्होंने इंडिया में FII QFI, जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करके रखा था, ये नाराज हो गए। वो बोले क्या मजाक कर रहे हो मोदी जी, पहले तो 30% टैक्स लगा रहे हो, उस पर 37% तक सरचार्ज लेके आ रहे हो, हम नहीं करेंगे इंडिया में इन्वेस्ट। अब इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो एनहांस सरचार्ज है ना सर, एनहांस मतलब 25 एंड 37, एनहांस सरचार्ज आपसे नहीं लेंगे। तो और ये बाद में रेसिडेंट्स को भी एक्सटेंड कर दिया। इसीलिए देखिए, सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। शेयर से आने वाली दो ही इनकम होती है, या तो डिविडेंड होगी या तो कैपिटल गेन होगा। तो शेयर होल्डर्स के लिए बोला हम तुमसे एनहांस सरचार्ज नहीं लेंगे, है ना। बजट में क्या बोला? हम तुमसे एनहांस सरचार्ज नहीं लेंगे। अब यहां पे अपोजिशन वालों ने चुप रहना था ना, लूप होल रह जाता लॉ में। तो अपोजिशन के एक मोस्ट हैंडसम बैचलर ने एक सवाल पूछ लिया, आज भी अपोजिशन में ही है खैर। तो अपोजिशन के मोस्ट हैंडसम बैचलर ने एक सवाल पूछ लिया, एनहांस सरचार्ज नहीं लेंगे मतलब यही ना कि सरचार्ज नहीं लेंगे? सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एनहांस सरचार्ज नहीं लेंगे मतलब यही ना कि सरचार्ज नहीं लेंगे? निर्मला दीदी ने तुरंत पलट के बोला, सरचार्ज लेंगे, एनहांस सरचार्ज नहीं लेंगे। क्या फर्क पड़ा इस लाइन से? अगर अपोजिशन सवाल नहीं पूछता तो लॉ में एक लूप होल रह जाता। इसका मतलब ये होता डिविडेंड और कैपिटल गेन से सरचार्ज ही नहीं लिया जाता। पर अपोजिशन के मोस्ट हैंडसम बैचलर ने एक सवाल पूछ लिया, सर एनहांस सरचार्ज नहीं लेंगे मतलब सरचार्ज ही नहीं लेंगे ना? निर्मला दीदी ने तुरंत क्लैरिफाई किया, हम सरचार्ज लेंगे, एनहांस सरचार्ज नहीं लेंगे। मतलब क्या हुआ? द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज ऑन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन विल बी 15%। उन पे 25 और 37 नहीं लेंगे, पर हां हम 15 जरूर लेंगे। और इस चक्कर में ऑल टैक्स आ गया। समझ आया भाई? अंडरस्टैंड। सरचार्ज कितना है? अज्यूम कीजिए अगर आपकी टोटल इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम इज अप टू ₹50 lakh, देयर इज नो सरचार्ज। Everybody. Situation 1. Situation 2. Total income including dividend and capital gain exceed 50 lakh and is up to ₹1 crore. यहां भी 10% आएगा, यहां भी 10% आएगा। तो अगर आपकी टोटल इनकम कितने से ऊपर है? 50 लाख से ऊपर है और अप टू 1 करोड़ रुपीज है, तो हम आपके ऊपर क्या लगाएंगे सर? सरचार्ज लगाएंगे। कितने परसेंट के हिसाब से सर? 10%। अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन एक्सीड 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़, इधर आएगा 15%, इधर आएगा 15%। तो अगर आपकी इनकम 1 से 2 करोड़ के बीच में है, द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज इज 15%। फोर्थ, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, यहां एक्सक्लूडिंग लिखा है बाबू, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन एक्सीड 2 करोड़ टू 5 करोड़, बोलो एनहांस सरचार्ज इन इनकम पे आएगा क्या? नहीं, पर अदर इनकम पे जरूर आएगा। तो अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है, लेट्स से पीजीबीपी 2 करोड़ के ऊपर है, तो पीजीबीपी पोर्शन पे कितना आएगा? 25, और कैपिटल गेन एंड डिविडेंड पोर्शन पे कितना आएगा? 15। समझ आई बात? तो अगर आपको अब समझ आ रहा हो ना, तो सरचार्ज भी अलग अलग दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन करते वक्त। समझ आ रहा है बात? वो भी अलग अलग दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन करते वक्त।
फिफ्थ, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन एक्सीड 5 करोड़, यहां तो एनहांस सरचार्ज नहीं लग सकता, यहां लगेगा 37%। सिक्स्थ, अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन इनकम exceed 2 crore but not covered in 4 or 5, 15% and 15%. Oh yeah. Say yes. Done है सर? Should I? बराबर है ना? Everybody done? Say yes. जिन्होंने अगर नोट्स प्रॉपर लिखे होंगे ना तो उन्होंने देखा होगा 6 की 6 नोट प्रॉपर उतने ही स्पेस में आए जितने पे अपन ने बोला है, अगर आपने थोड़ा सा प्रॉपर लिखा होगा तो। डन? नहीं तो स्टिकी नोट लेना, उधर लगा देने का आज ही। चलो सुनो, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक की है आपको कोई सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ है तो आपको सरचार्ज देना चाहिए। क्या बात है, इसी के लिए तो हमने एग्जांपल नंबर 5 डील किया है। आज कितने एग्जाम्पल पढ़े? 5। अज्यूम करते हैं आपका पीजीबीपी आता है लेट से 30 लाख रुपीस, और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 आता है लेट से 30 लाख रुपीस, और आपकी टोटल इनकम आती है लेट से 60 लाख रुपीस। तो कैसे निकालेंगे? निकालो। सबसे पहले आता है आपका स्पेशल इनकम से यस, बराबर है, इसको हम आफ्टर 23 जुलाई वाला मानते हैं, तो आ जाता है यहाँ पे 30 लाख इंटू 12.5% से यस, दिस इज कमिंग टू 3,75,000। आपका नॉर्मल इनकम कितना आता है सर? आपका टोटल इनकम आता है बेटा 30 लाख, इसमें से अप टू 10 लाख तक का टैक्स आपको पता है क्या? जो भी आपका बैलेंस बचता है इसको हम कहेंगे बैलेंस। इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का है बच्चा? 30%। तो 20 लाख इंटू 30%, इज इट 6 लाख रुपीस? तो ये बन गया आपका बी, 7,12,500। बेटा मैं स्पीड तो नहीं हो रहा ना? आराम से कर लेते, कोई जल्दी नहीं बेटा। यहाँ रुपीस का कॉलम लगाओ, आगे बढ़ू।
करना ही क्या है, खाना ही तो खाना है। टोटल करूं बेटा, कितना हुआ? 10,87,500। एवरीवन यस और नो? एड सरचार्ज at the rate of सर 10% क्यों? टोटल इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ के ब्रैकेट में है। समझा क्या? इनटू सर 10% किसका? इनकम का या टैक्स का? ये बनेगा आपका टोटल टैक्स 1196,250। ओ यस, अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में। total tax would come to 1244100। देखिए, भारत में आपने 60 लाख कमाया तो लगभग 12,50,000 डायरेक्ट टैक्स को ही जाएगा, जीएसटी अलग। तो आदमी ने टेक्निकली 60 लाख नहीं कमाए, 48 लाख ही कमाए। यस, इधर देखिए फिर से, हमने पहले स्पेशल इनकम को जैसे स्पेशल निकालते थे वैसे निकाला, जैसे नॉर्मल निकालते थे वैसे निकाला। टैक्स निकलने के बाद हमने उसमें क्या ऐड किया? सरचार्ज। और इन दोनों के टोटल पे हमने क्या ऐड किया? एचईसी, क्योंकि एचईसी इज ऑन टोटल टैक्स एंड सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स। इसीलिए एचईसी जो होगा वो टोटल ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज पे होगा। हेलो, जमा की नहीं? पक्का? पर ये तो मैंने सॉल्व किया। एग्जाम्पल नंबर 5.2 which should be considered as homework. PGBP 80 lakhs, short term capital gain under section 111A 80 lakhs, total 1.60 crore after 23/7/24। आई एम श्योर आप जरूर निकाल पाएंगे। कुछ 3 या 4 आपको होमवर्क दिए हैं, सॉल्व करके जरूर आइएगा। आज का एक ही होमवर्क है, जितना टैक्स आज पढ़ाया इंक्लूडिंग प्रॉब्लम घर पे सॉल्व करना है ना? ये करके आ जाना, दिक्कत कभी नहीं आएगी फिर आगे। इज दैट डन? यस सर। आप अपने किसी दोस्त को अगर कल लेके आने वाले हैं, प्लीज उसको परसों का और कल का लेक्चर कंफर्म दिखा के लाना। इज दैट डन? बाय बोलो बच्चों। एनी स्टूडेंट, any kind of doubt, please come.